पॉइंट शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए। एक तो 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही ना तो कभी अरब वर्ल्ड ने इजराइल की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया और ना ही कभी इजराइल को मान्यता दी। इतना ही नहीं, 1948 में इजराइल और अरब वर्ल्ड एक बार पहले भी युद्ध लड़ चुके थे, लेकिन वो युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग हमारा पूरा फोकस 6 डे वॉर पे रखेंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो इस युद्ध में पहला हमला 5 जून 1967 को किया गया, लेकिन इस युद्ध की नींव रखी गई 1964 में, क्योंकि 1964 में सीरिया ने गोलान हाइट्स, जो कि सीरिया और इजराइल के बीच में मौजूद है, वहां ना सिर्फ नहरें बनाना शुरू किया, बल्कि उन नहरों की मदद से सी ऑफ गैलिली के उस पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाया जो कि सी ऑफ गैलिली से इजराइल तक जाता था। और यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि गोलान हाइट्स सीरिया और इजराइल के बीच में 1800 किलोमीटर का वो इलाका है जो कभी सीरिया में हुआ करता था, लेकिन अब इजराइल के कब्जे में है। और इन्हीं नहरों की वजह से सीरिया और इजराइल के बीच में ना सिर्फ टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, बल्कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कभी भी सीरिया और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो सकता था। और यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है इजिप्ट की, क्योंकि इजिप्ट और सीरिया के बीच में उस वक्त एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुआ करती थी, जिसके तहत अगर कोई देश सीरिया पे हमला करता है तो उसे इजिप्ट पे हमला माना जाएगा। और यही वो दौर था जब इजिप्ट ना सिर्फ अरब वर्ल्ड को लीड कर रहा था, बल्कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अबुल नासिर अरब वर्ल्ड के लोगों के लिए एक हीरो हुआ करते थे। और उनके इस कैरिज्मेटिक लीडरशिप के पीछे उनकी वो सोच हुआ करती थी, जिसके तहत वो ना सिर्फ तमाम अरब वर्ल्ड को एक करने की बात कर रहे थे, बल्कि अरब वर्ल्ड को एक सेक्युलर स्टेट में तब्दील करना चाहते थे। और इसीलिए उस दौर में अरब वर्ल्ड में नेशनलिज्म अपने पूरे उफान पे था। इतना ही नहीं, उस वक्त नासिर की पॉपुलैरिटी इस कदर हुआ करती थी कि ना सिर्फ फिलिस्तीन के तमाम लोग उन्हें एक उम्मीद की नजर से देखने लगे थे, बल्कि पूजा और नमाज के वक्त नासिर की तस्वीर तक सामने रखी जाने लगी थी। लेकिन आगे चल के नासिर की ये हीरो वाली छवि ना सिर्फ नासिर को महंगी पड़ने वाली थी, बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहा था। क्योंकि इस युद्ध के शुरू होने के ठीक 22 दिन पहले, यानी 14 मई 1967 को सोवियत इंटेलिजेंस ने नासिर को ये रिपोर्ट दी कि इजराइल सीरिया पे हमला करने वाला है। और यही वो पल था जहां से इस युद्ध का पूरा खेल शुरू हुआ, क्योंकि इस खबर के आने के साथ ही इजिप्ट ने साइनाई पेनिनसुला में इजरायली बॉर्डर के ऊपर ना सिर्फ 3 इजिप्शियन आर्मी डिवीजन यानी 45,000 आर्मी सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, बल्कि उनकी मदद के लिए 300 टैंक और अदर आर्टिलरी यूनिट भी तैनात कर दिए गए। और ये था नासिर का पहला दाव, जिसे काउंटर करने के लिए इजराइल ने 15 मई 1967 को, जो कि इजराइल का इंडिपेंडेंस डे भी है, अपनी एक आर्मी यूनिट बॉर्डर पे भेज दी। और इजराइल ने सिर्फ अपनी एक डिवीजन बॉर्डर पे भेजी, इसके पीछे असल में 3 कारण थे। पहला, एक तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लेवी एशकोल युद्ध के पक्ष में नहीं थे। दूसरा, इजरायली इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि इजिप्ट हमला नहीं करेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, उस वक्त इजरायली आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के बीच साइनाई पेनिनसुला में एक और आर्मी खड़ी थी, और वो थी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स। क्योंकि 1967 से तकरीबन 9 साल पहले, यानी जुलाई 1956 को इजिप्ट ने स्विस कैनाल को ऑपरेट करने वाली कंपनी का नेशनलाइजेशन करते हुए स्विस कैनाल पे कब्जा कर लिया। अब क्योंकि स्विस कैनाल वेस्टर्न ऑयल सप्लाई का मेन सप्लाई रूट है, इसलिए अक्टूबर 1956 में इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन की जॉइंट फोर्सेस ने न सिर्फ इजिप्ट पे हमला करके स्विस कैनाल को अपने हाथों में ले लिया, बल्कि इजिप्शियन आर्मी को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और तब यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता की वजह से वहां एक समझौता हुआ, जिसके तहत न सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी को वो जगह छोड़ के जाने के लिए कहा गया, बल्कि इजरायली आर्मी को भी पीछे हटने का आदेश दिया गया। इतना ही नहीं, उस समझौते के 2 मुख्य पॉइंट थे, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज की बराबर जीत हो गई। पहला, इजिप्ट इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ तेहरान के व्यापारिक मार्ग खोलेगा, और दूसरा, स्विस कैनाल के नेशनलाइजेशन को इस शर्त के साथ मान्यता दे दी जाएगी कि इजिप्ट न सिर्फ स्विस कैनाल से तमाम इंटरनेशनल शिपमेंट्स को गुजरने देगा, इंक्लूडिंग इजरायली शिपमेंट्स, बल्कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स स्विस कैनाल के पास इजिप्शियन टेरिटरी पे बनी रहेगी। और यही वो वजह थी जिसके कारण यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स 1967 में भी वहां मौजूद थी। और इसीलिए 19 मई 1967 को नासिर ने अपना दूसरा दाव चलते हुए न सिर्फ यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को वहां से जाने के लिए कहा, बल्कि स्विस कैनाल को इजरायली शिपमेंट्स के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद नासिर ने अपने एयरफोर्स के तमाम पायलट्स के साथ में एक मीटिंग की, जिसमें इजिप्शियन आर्मी ने नासिर को इंश्योर किया कि वो लोग युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसी के साथ नासिर ने स्ट्रेट ऑफ तेहरान के व्यापारिक मार्ग भी इजरायली शिपमेंट्स के लिए बंद कर दिए। और यही वो पल था जब इस युद्ध का होना तय हो चुका था, क्योंकि इजराइल के सभी व्यापारिक मार्ग न सिर्फ बंद कर दिए गए थे, बल्कि अब इजराइल और इजिप्ट के बीच में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं खड़ी थी। और इसीलिए इजराइल के आर्मी एडवाइजर्स ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को हमला करने की
की सलाह दी, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उस सलाह को न सिर्फ ठुकराया बल्कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को इस उम्मीद के साथ तत्काल यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे भेजा कि वो लोग मध्यस्थता करें और व्यापारिक मार्ग सिर्फ बातचीत के माध्यम से खुल जाएं। लेकिन ये उन चुनिंदा केसेस में से एक है जब अमेरिका ने न सिर्फ हस्तक्षेप करने से मना कर दिया बल्कि इजराइल को ये भी कह दिया कि अगर इजराइल पहले हमला करेगा तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन ने भी इजिप्ट को साफ साफ कह दिया था कि अगर वो पहले हमला करेगा तो सोवियत यूनियन भी इजिप्ट की मदद नहीं करेगा। इसलिए अब जो कुछ भी होना था इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में होना था। लेकिन अभी इस पूरी रामकथा में दो और देशों की एंट्री होना बाकी थी, क्योंकि जब पूरे अरब वर्ल्ड को अरब एकता के नाम पे एकजुट किया जा रहा था तो फिर जॉर्डन और इराक कैसे पीछे रह सकते थे। इसलिए जॉर्डन के किंग हुसैन और इराक ने भी इस महान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए न सिर्फ अपनी आर्मी को इजरायली बॉर्डर पे तैनात किया बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि अगर युद्ध होता है तो जॉर्डन की आर्मी इजिप्ट के आर्मी चीफ की लीडरशिप में लड़ेगी। इतना ही नहीं, यहाँ इजिप्शियन रेडियो ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वो दौर था जब इजराइल के पास अपना खुद का रेडियो स्टेशन नहीं हुआ करता था और इजराइल के लोग एंटरटेनमेंट के लिए वॉइस ऑफ अरब, जो कि एक इजिप्शियन रेडियो स्टेशन था, उसे सुना करते थे। इसीलिए इजिप्शियन रेडियो ने न सिर्फ इजिप्ट में युद्ध के लिए हवा बनाना शुरू किया बल्कि हिब्रू, जो कि इजराइल की नेशनल लैंग्वेज है, उसमें भी ब्रॉडकास्ट किए गए ताकि इजराइल में पैनिक क्रिएट किया जा सके। और इसका असर हुआ भी, क्योंकि इस वजह से न सिर्फ पूरे अरब वर्ल्ड में जुलूस निकलना शुरू हो गए बल्कि इजराइल के अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, इजराइल की जनता न सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री कहने लगी थी बल्कि उन्हें पद से हटाने तक की मांग उठना शुरू हो गई थी। और इसी विरोध के चलते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लेवी एशकोल ने मोशे दायान को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया, क्योंकि मोशे दायान न सिर्फ इजराइल के लोगों की नजर में एक हीरो की इमेज रखते थे बल्कि इजराइल की जनता को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी था। और यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि मोशे दायान उन लोगों में से एक थे जिन्होंने 1948 की इजराइल अरब वॉर में इजराइल को जीत दिलाई थी। और मोशे दायान के डिफेंस मिनिस्टर बनने के साथ ही न सिर्फ इजराइल ने अपनी रणनीति बदली बल्कि अब वो डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव खेलने वाला था, क्योंकि अब तक सारे दाव अरब वर्ल्ड ने चले थे लेकिन अब बारी इजराइल की थी। इसलिए 5 जून 1967 की सुबह इजराइल ने अपना पहला दाव चला और इसी के साथ 6 डे वॉर की शुरुआत हुई, क्योंकि 5 जून 1967 की सुबह इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्शियन एयरफोर्स पे अपना पहला हमला किया। और ये हमला इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर इजिप्शियन एयरफोर्स, जिसके पास तकरीबन 300 से ज्यादा लड़ाकू जहाज थे, उसके 280 लड़ाकू जहाजों को जमीन पे ही तबाह कर दिया गया। और ये हमला कितनी एक्यूरेसी के साथ किया गया था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजरायली लड़ाकू जहाजों का इजिप्शियन रडार पे दिखना तो दूर की बात, बल्कि इस हमले के दौरान सिर्फ 2 इजरायली फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा और उनमें से भी एक तो सिर्फ इस वजह से क्रैश हुआ क्योंकि इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जो कुछ भी हो, इस हमले ने इजिप्शियन आर्मी की कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि न सिर्फ इजिप्शियन आर्मी अपना एयर सपोर्ट खो चुकी थी बल्कि उस इलाके की सबसे आधुनिक एयरफोर्स बिना एक भी बम का गोला बरसाए तबाह हो चुकी थी। और ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। इतना ही नहीं, नासिर ने न सिर्फ ये बात जॉर्डन से छुपाई बल्कि जॉर्डन के किंग को ये कहा कि इजिप्शियन एयरफोर्स ने इजरायली एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है और यही सही समय है जब जॉर्डन अपनी एयरफोर्स और आर्मी को आगे भेजे। इसलिए जब जॉर्डन ने अपनी एयरफोर्स और आर्मी को आगे बढ़ाया तो इजराइल ने न सिर्फ जॉर्डन की एयरफोर्स और आर्मी को तबाह करके रख दिया बल्कि सिर्फ 4 दिन के अंदर पूरे वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा हो चुका था। इतना ही नहीं, इसी दौरान जब इजिप्ट ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया तो इजराइल ने न सिर्फ इजिप्शियन आर्मी को तबाह करके रख दिया बल्कि गाजा पट्टी समेत पूरा साइनाई पेनिनसुला इजराइल के कब्जे में आ चुका था। वैसे यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो इलाका है जिसे 1948 से जॉर्डन कंट्रोल करता था और गाजा पट्टी का कंट्रोल इजिप्ट के हाथ में था। और इन 4 दिनों के अंदर न सिर्फ इन सभी इलाकों पे इजराइल का कब्जा हो चुका था बल्कि इजिप्ट और जॉर्डन की आर्मी अब लड़ने की हालत में नहीं थी। और इसीलिए जब सीरिया ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया तो फिर इजराइल ने कोई रहम ही नहीं किया और हालात ये हो गए कि सीरिया को अपनी आर्मी बचाने के लिए अपनी जमीन यानी गोलान हाइट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा। और सिर्फ 6 दिन के अंदर न सिर्फ अरब वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी आर्मी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी बल्कि वो हो चुका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, इस युद्ध के बाद पूरा पैलेस्टाइन इजराइल के कब्जे में था। वैसे यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि भले ही इजराइल को इस युद्ध के लिए उकसाया गया हो लेकिन जॉर्डन से लड़ने के दौरान इजराइल ने ना तो किसी जिनेवा समझौते की परवाह की और न ही मानवाधिकारों का ध्यान रखा। और इसके बाद सितंबर 1967 में अरब वर्ल्ड के लीडर्स ने एक मीटिंग की और इस नतीजे पे पहुंचे कि ना तो कोई नेगोशिएशन होगा, ना ही कोई शांति समझौता होगा और ना ही इजराइल को मान्यता दी जाएगी। और तभी से इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला
चला गया। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन नंबर 242 पास करा, जिसके तहत इजराइल को कुछ कंसेशन दिए गए और बदले में इजिप्ट को उसकी जमीन वापस कर दी गई। लेकिन इस रेजोल्यूशन की बाकी सारी बातें दोनों ही पार्टीज ने मानने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये थी 6 डे वॉर की पूरी कहानी। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस युद्ध का असली गुनहगार कौन है और आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।